बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे पैर आज जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बड़ी खुशी के साथ अपना सामान बांध रहा था। इस सामान में मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों के लिए चीजें थी और जिसमें मेरे बच्चे के लिए बहुत सा सामान था। वो बच्चा जिससे मैंने अभी तक देखा नहीं था, हत्ता के ये भी नहीं जानता था कि लड़का है या लड़की। फिर भी मैंने उसके लिए खरीदारी की थी। मैं पूरे 5 साल बाद अपनों से मिलने वाला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये खुशी अधूरी रह जाने वाली थी। मुझे वापसी की बहुत जल्दी थी क्योंकि अपने घर जाकर कुछ मैंने खुद पर गुजरी तकलीफ उन्हें बतानी थी और कुछ उनके दुख दर्द सुनने थे। उनका तो पता नहीं, लेकिन इन 5 सालों में मैंने किसी से अपने गम और खुशी नहीं बांटी थी। परदेश में काटे इन 5 सालों में अपने घर वालों से बात नहीं कर सका, जिसके पीछे एक बड़ी वजह रही थी। मेरे परदेश में आने के फैसले ने मुझे बहुत कम अरसे में बहुत कुछ समझा दिया था। मैं परदेश उस वक्त आया था जब मेरी नई शादी हुई थी। बीवी जब हामला हुई तो इस खुशी के साथ ये थोड़ा गम भी था कि मैं परदेश जाने वाला हूँ। लेकिन मैं बहुत से ख्वाब और ख्वाहिशें लिए परदेश आ बसा। परदेश में जब 5 साल पूरे करके मैं घर वापस आया तो जैसे मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरी बीवी अब भी हामला थी। मैं हक्का बक्का हुए उसे देख रहा था, मगर फिर अपनी हैरत पर काबू पाते उसे जल्द ही अस्पताल ले गया। लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ अस्पताल जाने पर राजी नहीं थी। वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी कि वो अपना बच्चा इस दुनिया में नहीं लाएगी, बल्कि वो उसे ऐसे ही पेट में पालेगी, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, उसके बच्चे को मार देगी। लेकिन मैं उस पर सख्ती करता अस्पताल ले ही गया था। वहाँ डॉक्टर भी मेरी बीवी को देखकर बहुत हैरान हुए और उसे जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले गए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते मेरे पास आए और उनके हाथों में जो चीज थी उसे देखते जैसे मेरे होश फना हो गए। मैं जो न जाने क्या क्या सोचकर अपने मुल्क वापस आया था, आगे से इतना बड़ा गम मेरा मुंतजिर था। मैं अपने घर में अपने सब बहन भाइयों से बड़ा था, इसलिए जल्द ही अपने अब्बा के साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैं जिस दौर में पैदा हुआ था तब बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। बस नजदीक के स्कूल में ही बच्चे खुद से जितना पढ़ लेते इतना ही काफी समझा जाता। कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि पढ़ लो, और ना ही कोई वालिदैन कभी स्कूल में उस्ताद के पास गए थे। और अगर कभी कोई बच्चा घर आकर ये शिकायत लगाता कि आज मास्टर साहब से मार पड़ी है, उससे 2 गुना ज्यादा मार पड़ जाती थी। हमारा घर जिस जगह था उसे गांव भी कहते थे और कस्बा भी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ शहर जैसी सहूलतें आने लगी थी। गांव के तकरीबन सब घर वालों ने माल मवेशी रखे हुए थे और खेती बाड़ी का पेशा ही सबका महबूब पेशा था। बच्चे जैसे ही कुछ बड़े होते आहिस्ता आहिस्ता जानवरों का काम उनके जिम्मे आने लगता था। जिंदगी बहुत सादा सी गुजरती थी और गुजर भी रही थी। जिंदगी में कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी और ना ही कोई परेशानी। हम 6 बहन भाई थे तो अम्मा अब्बा को हम पर तवज्जो देने की कम ही फुर्सत मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद हम काफी सुलझे हुए थे। घर में ना ही टीवी था और ना ही PTCL, क्योंकि इस जमाने में अभी सेल फोन का कोई नामो निशान नहीं था। गाँव में ही मैट्रिक तक का लड़कों का स्कूल था। यहाँ से कई बार अपने उस्तादों को कभी दूध और कभी देसी मुर्गियों की रिश्वत देकर आसानी से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। इसके बाद अमली तौर पर अब्बा का बड़ा बेटा होने के नाते उनका बाजू बनते खेती बाड़ी का काम संभाल लिया, जिससे घर में और बाहर हर तरफ से इज्जत मिलने लगी थी। एक इतने से काम से अब्बा ऐसे सीना चौड़ा करते जैसे उनका बेटा जवान नहीं हुआ बल्कि वह खुद जवान हो गए हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन था। काश ये इत्मीनान सारी जिंदगी रह पाता, क्योंकि इसके एक बार मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद से दोबारा मुझे वो सच्ची हंसी, वो किसी बनावट के बगैर जिंदगी मुयस्सर नहीं हुई थी, बल्कि हर चीज जैसे मसनूई होती चली गई थी। एक दिन मैं खिलाफे मामूल अपने काम से फारिग हुआ और नहा धोकर अपना सबसे साफ सुथरा जोड़ा पहना, वो भी बगैर इस्त्री किए।
क्योंकि तब उसका इस्तेमाल भी कम ही होता था। अच्छे से सर पर कंघी करते मैं घर से निकल पड़ा। मेरा रुख उस तरफ था, यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी दुकानें भी थी, जिससे अब गांव तरक्की की तरफ चल पड़ा था, क्योंकि वहाँ से खाने पीने से लेकर बाकी जरूरियात जिंदगी की हर चीज मिलती थी। आज मेरा इरादा कुछ बाजार से खाने का था। दिल में सोचा कि क्या खाना चाहिए। अपनी साइकिल को दौड़ाए जा रहा था। बेशक मैट्रिक कर लिया था और खेती बाड़ी करने लगा था, लेकिन दिल तो अभी बच्चा ही था ना। वहाँ जाकर एक चाय वाले होटल के पास साइकिल रोकते ही वहाँ बड़ी चारपाइयों पर बैठ गया। वहाँ एक तरफ और बहुत से लोग भी बैठे चाय की चुस्कियाँ भर रहे थे, साथ साथ बातें भी जोरों शोर से जारी थी। इनमें से अक्सर मेरे जानने वाले थे, तो मुझे भी किसी न किसी बात में शामिल कर लेते। जब उन्हीं में से किसी ने जिक्र किया कि पास के गाँव का एक लड़का बाहर किसी मुल्क में जा रहा है काम करने, सुना है बाहर का पैसा यहाँ आकर 2 गुना ज्यादा हो जाता है। जो भी ऐसे जाता है तो जब वापिस आता है तो उसके अंदाज अतवार ही बदले होते हैं। यहाँ इनकी बड़ी वाह वाह होती है, बेशक वो वहाँ कोई मामूली सा काम ही क्यों ना करता हो। पता नहीं क्यों मेरा सारा ध्यान उनकी बातों की तरफ चला गया और उनके मुंह से बाहर के मुल्क में काम करने की खूबियाँ सुनते ही मेरा दिल भी ललचाने लगा था। पैसे किसे अच्छे नहीं लगते, और दूसरे बैरून मुल्क वापसी पर जो इज्जत और वाह वाह मिलती है, उससे बंदा खुद को सबसे अलग इंसान ही समझने लगता है। उस दिन मैं जो वहाँ अपने रोज के कामों से हटकर दिलो दिमाग को थोड़ा बहलाने के लिए गया था, एक अजीब सी बेचैनी खुद पर सवार करके आ गया। अब उठते बैठते मैं इन्हीं सोचों में गुम रहता और खुद को ख्वाबों में बहुत अमीर होते देखता। पहले पहल जो मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी, वो धरी की धरी रह गई, जिस वजह से अब मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि किसी न किसी तरह मुझे बाहर के मुल्क जाना है और उसके लिए अब्बा से बात करना जरूरी थी। मगर अब्बा से बात करने का सोचते ही मैं थोड़ा सा डर जाता। जो भी था, अब्बा भी बचपन की तरह गलत बात करने पर गुस्से में चप्पल से मारने से गुरेज नहीं करते। इसलिए मैंने पहले अम्मा से बात करने का इरादा किया, ताकि वो अब्बा तक ये बात खुद ही पहुंचा दे। मगर जैसे ही मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा ने आगे से ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जैसे मैंने कोई जुर्म करके उनकी इज्जत खाक में मिला दी हो। उन्होंने मेरी बात सुनते ही अपने सीने पर दोनों हाथ मारे और जोर जोर से रोने लगी। ये सब देखते मैं हक्का बक्का रह गया। अम्मा ने रोते हुए कहा कि तुम्हें इतना बड़ा इसलिए किया है कि अब जब तुम्हारे दिन हमारा ख्याल रखने के आए हैं तो वो तुम सैरे करने चल पड़े। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? खैर, उनकी बातों पर मैंने एक गहरी सांस खारिज की और किसी तरह उनको चुप करवाते अपनी बात समझाने लगा, जिससे वो सर तो हिला गई थी, लेकिन शायद बात अभी भी समझ नहीं आई थी उनके। ये बात उनके चेहरे के तासुरात से जाहिर थी। वो इस जमाने की भोली सी खातून थी और वैसे भी इस बात को कम लोग ही समझते थे, और अगर कुछ समझते भी थे तो उनमें से अक्सर बाहर जाकर कमाई करने को अच्छा नहीं समझते थे कि बाहर जाकर हम भला क्यों किसी की गुलामी करें। और जो भी है यही है और इसी पर अल्लाह का शुक्र है। अम्मा ने अब्बा से बात की तो वो भी आगे से भड़क उठे, जिस पर मैंने शुक्र किया कि अच्छा है खुद बात नहीं की। लेकिन खुद बात नहीं की होती तो मार पड़ जाती। फिर अम्मा ने ही बड़े नरम अंदाज में अब्बा को वो बातें कही जो मैंने उन्हें सिखाई थी। वो बातें यही थी कि मैं बाहर जाकर कमाऊंगा तो अपने छोटे बहन भाइयों को बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लूंगा। मेरे पास इतने पैसे होंगे कि अब्बा को बगैर कोई परेशानी दिए सबकी शादियां भी मैं ही करवाऊंगा। अम्मा अब्बा को जल्द ही हज भी करवा दूंगा। आप सोचे हमारी कितनी टोर होगी पूरे गांव में, सब आपको हाजी हाजी बुलाएंगे। ये ऐसी बातें सुनते अब्बा भी सोचने पर मजबूर हो गए और अपनी मूंछों को ताव दिया और बस हंकारा भरते वहाँ से उठ गए, जिसका यही मतलब था कि वो मान गए। मगर जब पैसों के लिए मैंने उनके सामने जमीन बेचने की अर्जी रखी तो वो जैसे वाकई मुझे जान से मारने पर आ गए, क्योंकि उस वक्त लोग जमीन को अपनी माँ जितना दर्जा देते थे, तो वो इसे कैसे बेच सकते थे। जैसे तैसे करके अब्बा ने जमीन तो नहीं बेची, लेकिन हाँ जमीन गिरवी रखा कर मुझे पैसे दे दिए। बाकी के तमाम मराहिल मेरे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल थे, क्योंकि हम तो कभी दूसरे शहर तक नहीं गए थे, ये तो फिर दूसरे मुल्क जाने की बात थी। बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं बन सका, जिसकी वजह से मायूस होते दोबारा इस फैसले से हटने का इरादा किया। लेकिन अब ये मेरा शौक बन गया था तो चाह कर भी अपने फैसला नहीं बदल सका। ये मेरी लगन ही थी कि एक दिन मेरा काम ही हो गया
और मेरे बाहर जाने के सारे कागजात और इंतजामात मुकम्मल हो गए। मैं और मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अम्मा अब्बा ने सोचा कि कहीं मैं बाहर जाकर उनको भूल ही ना जाऊं, तो उन्होंने कहा कि बेटा शादी करके जाओ, फिर पता नहीं तुम्हारी कब तक वापसी हो। मैंने इनकी खुशी पर रजामंदी जाहिर की तो अम्मा ने झटपट लड़की तलाश करना शुरू कर दी और लड़की के मिलते ही बस सादगी से शादी करवा दी। मेरे जाने में बहुत ही थोड़े दिन रहते थे। इन दिनों में अपनी बीवी को बहुत ही कम जान पाया था, क्योंकि इस दौर में अब की तरह मियाँ बीवी जल्द एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते थे। मगर जितना भी इसे समझा था उससे वो मुझे अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बेहतर ही लगी थी। सब बड़ों और घर में मौजूद छोटे बहन भाइयों का बहुत लिहाज किया जाता था। जाने से पहले मुझे एक और खुशखबरी मिली कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है, जिससे मैं सब कुछ छोड़ जाने पर थोड़ा उदास था। कुछ देर के लिए सब भूल गया। अम्मा भी अपनी पसंद की बहू लाकर बहुत खुश थी, उसके खूब नाज नखरे उठा रही थी। जिस दिन मैं गया उस दिन बस मेरी बीवी इतनी ही देर के लिए मेरे पास आई कि मैं बस उसे अल्लाह हाफिज ही कह सका था। वो भी मेरे जाने से मुझे कुछ उदास लगी थी, बल्कि सबसे ज्यादा ही वो उदास थी। और अम्मा तो बकायदा मुझे साथ लगाए रो रही थी। मेरे दिल में यहाँ एक तरफ तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने पर बहुत ज्यादा खुशी थी, वहीं पहली बार घर से इतनी दूर परदेश में जाकर रहने का बहुत ज्यादा डर भी था। मैं जा तो रहा था, लेकिन वहाँ रिहाइश और काम के बारे में मुझे कुछ भी नहीं जानता था और ना ही वहाँ की जबान और किसी किस्म के कानून को जानता था। लेकिन दिल में बहुत सी उम्मीदें और कुछ करने का जज्बा था, जिसके बलबूते मैं जैसे तैसे करके दियारे गैर में आ बसा था। यहाँ आकर मुझे सही मायनों में जिंदगी की मुश्किलात का पता चला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और जो भी काम मुझे मिला मैंने उसे गनीमत जानते करना शुरू कर दिया। यहाँ आकर मैंने बस एक बार पाकिस्तान फोन किया, वो भी बस अपनी खैरियत की इत्तला दी गई। किसी घर वाले से बात नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह ये थी कि घर में तो कोई फोन या PTCL नहीं था। तो मैंने उस घर से काफी दूर एक दुकान पर फोन करके अपने पहुंच जाने का बताया। वो दुकान वाला मुझे अच्छा खासा जानता था, इसलिए मुझे यकीन था कि वो मेरा पैगाम मेरे घर वालों तक पहुंचा देगा। इसके बाद मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर पाकिस्तान राब्ता नहीं हो सका और कुछ मैं भी काम की तरफ तवज्जो दे रहा था। अभी नया नया इस मुल्क में था, काम को लेकर बहुत पुरजोश था। कुछ दिल में भी ये था कि जल्द अज जल्द इतने पैसे कमा लूं जिससे अब्बा की जमीनें दोबारा हमें मिल जाएं। अब्बा की गिरवी रखी जमीन हासिल करने के बाद जो पैसा मैं कमाता वही मेरी असल कमाई होनी थी, जिससे मैंने सारे ख्वाब पूरे करने थे जो मैं अपने घर वालों को दिखा कर आया था। लेकिन इससे पहले ही कि कुछ ऐसा हो गया कि मेरे सारे ख्वाब धर्रे के धर्रे रह गए। मेरी जान मुश्किल में आ गई थी और इस मुश्किल में इतना वक्त गुजर गया कि मुझे ये भी नहीं पता चल सका कि मेरे बीवी का बच्चा कब पैदा हुआ, लड़की हुई या फिर लड़का। मैं अपने सब घर वालों से दूर तो था, अब जो उनके साथ जो गैर मामूली सा राब्ते का जरिया था वो भी खत्म हो चुका था। मुझे जो बहुत से पैसे कमाने थे ताकि ज्यादा नहीं तो अब्बा के कर्ज ही उतार सकूं, जो उन्होंने मुझे इस मुल्क में भेजने की किस्म का मुझे दिया वो भी ना हो सका था। उस मुल्क में कोई भी मुझे जानने वाला नहीं था और ना ही मुझे कोई अपनी जबान का यहाँ अभी तक मिला था। और जो छोटे छोटे काम मिले थे जिससे मुझे कुछ अच्छी उम्मीद बंधी थी, वो भी उम्मीद टूट गई। उस मुल्क के कानून और असूलों का मैं समझ नहीं सका था और ना ही मैं जानना जरूरी समझता था। मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, मुझ में कोई तेज तरारी नहीं और मैं बहुत सीधा साधा था और दूसरों को भी अपने जैसा ही समझता था। और यही बात मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई। मैं यहाँ एक मुकामी शख्स के साथ कमरा बांट रहा था, क्योंकि उससे मुझे कम पैसे खर्च करना पड़ते थे और वो मुकामी शख्स किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस था जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। वैसे भी वो मेरी और इसकी ज़बान से नावाकिफ था, इसलिए कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और अपने काम से काम रखता था। लेकिन एक दिन जब मैं जल्दी जल्दी काम पर जाने की तैयारी कर रहा था और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि मुझे आज घर वालों से लाजमी बात करनी है, यहाँ आकर बस एक ही दफा घर बात हुई है, वो भी बस अम्मा और अब्बा से, जिसमें बस उनको अपनी खैर खैरियत और काम के बारे में ही बता सका, लेकिन अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में कोई भी बात नहीं हुई। मेरी अभी यही कोशिश थी कि किसी भी किस्म की फजूल खर्ची ना करूं, इसलिए फोन भी नहीं करता था, क्योंकि इसके भी यहाँ मुझे और वहाँ अब्बा को पैसे देने पड़ते थे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना काम पर जाने के लिए निकलता, उस वक्त वहाँ पुलिस आ गई और मुझे पकड़ कर ले जाने लगी। मैंने लाख उनसे अपनी गलती पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आई और वो मुझे पकड़ कर ले गए। उस वक्त मेरे कमरे वाला साथी भी वहाँ नहीं था,
कि वो ही मेरी कोई मदद कर देता। पुलिस कर देख कर तो खैर पाकिस्तान में भी मेरी जान ही निकल जाती, और अब तो था भी किसी गैर मुल्क में, तो मुझे लग रहा था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन मैंने खुद को हिम्मत देते सोचा कि मैंने कोई कौन सा गलत काम किया है, इसलिए जैसे ही इन पुलिस वालों को पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। मुझे यहाँ आए 6 माह हो गए थे, जिसकी वजह से मैं और कुछ नहीं तो इनके बोल जाने वाले अल्फाज और कुछ इनके चेहरे के तासुरात से कुछ ना कुछ तो समझ सकता था। उन्होंने मुझे जेल में ले जाकर बंद कर दिया, और फिर मेरे लाख सफाई देने के बावजूद वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो मुझे मेरे कमरे वाले साथी शख्स की गलती में ले आए थे। इसके बाद मैंने सोचा कि जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मैं अपनी नाकर्दा गलती की सजा भुगतने लगा। अपनी सजा की वजह से मैं अपने मुल्क में किसी से राब्ता नहीं कर सका, जिसकी वजह से दिन और रात मेरे रोते हुए गुजरने लगे। मुझे अपने यहाँ आने का फैसला गलत सा लगने लगा। मैं अब बहुत ज्यादा पछता रहा था कि अपनी वजह से खुद तो मुश्किल में आया था, साथ अपने घर वालों को भी कड़ी मुश्किल में डाल दिया था। एक तो इन्हें अपनी खैर खैरियत की इतला नहीं दे सकता था, और दूसरा इनकी रोजी रोटी का जरिया भी इनसे छीन चुका था। जेल में रहते मुझे पहला 1 साल गुजर गया और इसी तरह 2 साल, और मैं अब बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका था कि कभी इस कैद से निकल सकूंगा। बस हर वक्त अपने घर वालों को याद करके गुजारा कर देता, साथ ही अपनी बीवी का ख्याल भी दिल में उतर जाता। तो सोचने लगता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया होगा, वो अब इतना होगा और अब इतना हो गया होगा। मैं अक्सर सोचता कि मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चे की खुशी में भी नहीं देख सका, और बेचारी मेरी बीवी मेरे होते हुए एक बेवा जैसी जिंदगी गुजार रही हो। पता नहीं वो मेरे इस तरह राब्ता खत्म करने पर क्या सोचते होंगे कि मैं मर गया हूँ या फिर मैं मुल्क की रंगीनियों में खो गया हूँ। दोनों बातें ही मेरे लिए अजियतनाक। मैं जैसे वक्त के साथ साथ मरने के करीब था, एक दिन मुझे रिहाई की नवीद सुना और फिर मैं जैसे जी उठा। लेकिन मैं जो सोचे हुए था कि यहाँ से निकलते ही वापस अपने मुल्क में चला जाऊंगा, लेकिन नहीं जा सका, क्योंकि एक तो मेरा भी अभी वीजे का वक्त रहता था, और दूसरा ये सोच जाने नहीं दे रही थी कि आखिर किस मुंह से घर वालों के पास जाऊंगा कि मैं उनको इतने ऊंचे ख्वाब दिखाकर आया था, जबकि मैं तो उनका दिया भी नहीं उन्हें लुटा सका और खाली हाथ वापस आ गया। इस सोच ने मेरे कदम जकड़ लिए और मैंने दोबारा से अपनी किस्मत को आजमाने का सोचा और दिन रात एक करके मेहनत शुरू कर दी। इसी दौरान मैंने घर वालों से राब्ता की कोशिश की, लेकिन शायद वो PTCL नंबर बंद हो चुका था और उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं था उनसे राब्ता का, और अगर कोई था तो वो मेरे इल्म में नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अपने दिल पर पत्थर बांधते खुद को मजबूत कर लिया और अपना सारा ध्यान कुछ बनने पर लगा दिया। मैंने खुद को काम करने वाली मशीन ही बना डाला, बाकी हर बात हर जज्बात को मैंने फरामोश ही कर डाला। इसी तरह मुझे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था, क्योंकि मैंने तो बहुत कम फुर्सत के लम्हात अपनी जिंदगी में आने दिए थे। मगर अब जैसे मेरे यहाँ से जाने का वक्त करीब आ रहा था, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। मैं एक एक लम्हा गिन गिन कर गुजार रहा था। वापसी से काफी दिन पहले मैंने अपने सब घर वालों के लिए खरीदारी शुरू कर दी, जिसमें खुसूसन अपने बच्चे के लिए ज्यादा चीजें थी। मुझे बच्चे की जिन्स का तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी लड़का या लड़की दोनों के हिसाब से चीजें ले रहा था। मेरे पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि मैं अब यहाँ से जाकर अब्बा की जमीन भी वापस ले लेता और उसके अलावा कोई अच्छा कारोबार भी शुरू कर लेता था। अपने वतन वापसी पर मेरी आंखें नम हो गई। मैं अच्छे से जानता था कि मेरे साथ साथ मेरे घर वालों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अगर वो तकलीफ में रहे तो मैं बहुत ज्यादा अजियत में रहूंगा, लेकिन फिर मैंने अपने मुल्क में पहुंचने पर अब मेरे कदम लर्ज गए। मैं बहुत ज्यादा खुश भी था और इसी खुशी में मैं बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। आज सही मायनों में मुझे पता लग रहा था जैसे मैं हर किस्म के दुख तकलीफ से आजाद हूँ। मैं जब अपने गांव पहुंचा तो हर चीज से मुझे अजनबियत सी महसूस हो रही, क्योंकि यहाँ अब सब कुछ बदल चुका था। गांव अब तकरीबन शहर जैसा बन गया था। कच्चे पक्के घर अब पक्के घरों में तब्दील हो गए थे। घरों से बाहर जो जानवर बंधे होते वो भी अब पक्के बाड़ों में जाने। मैं हैरानगी से इस हर तरफ देखता और अपने घर की तरफ गामजन था, लेकिन अपने घर को देखते ही जैसे लड़खड़ास आ गया, क्योंकि एक यहाँ सिर्फ मेरा घर ही
ही वैसा था जैसे मैं बिल्कुल छोड़ कर गया था, जिसकी वजह से उसकी खस्ता हाली दूर से नजर आ रही थी। घर को देखते ही मुझे अपने घर वालों की मुश्किलात का अंदाजा होने लगा। मैंने डगमगाते कदमों से घर के अंदर कदम रखा तो हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। घर में शायद कोई भी नहीं था। सब कमरों के दरवाजे भी बंद थे सिवाय एक कमरे के। मैं उसी तरफ बढ़ा और उस कमरे में मेरी बीवी मौजूद थी। उससे देखते एक तरफ मैं खुश हुआ और वहीं उसकी हालत देखते मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इसकी हालत से लग रहा था कि वो हामला है। मेरे दिमाग में बहुत से वसवसे पैदा होने लगे। किसी और तरफ मेरा ख्याल ही नहीं गया। मैंने थोड़ा गुस्से से उससे अपने बच्चे के बारे में पूछा तो वो कहने लगी, आपका बच्चा यही है, जिससे मैंने हैरानगी का शिकार हुआ। बाकी सब फरामोश कर देता उसे हॉस्पिटल में ले जाने लगा, जिस पर मेरी बीवी चीखने चिल्लाने लगी कि वो कहीं नहीं जाएंगी, वो अपना बच्चा ऐसे ही पालेगी क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, उसके बच्चे को मार देगी। मुझे ऐसी बातें करते पागल लग रही थी, लेकिन मैं उसे हाल में छोड़ भी नहीं सकता था और जबरदस्ती हॉस्पिटल ले आया। मेरी बीवी की हालत देखते ही उसे फौरी तौर पर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और मैं अब भी जैसे साकत और जामिद सा खड़ा सोच रहा था कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। ये क्या माजरा है जो मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि कुछ ही देर में ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर निकला और उसके हाथों की तरफ हैरानगी से देखते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ा और वो चीज उन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा कि आपकी बीवी हामला नहीं है, बल्कि वो छोटा सा तकिया अपने पेट के साथ बांधे सबको बेवकूफ बना रही है, या फिर इसका ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये वो हरकतें कर रही है। ये सब सुनते मेरे दुख में इजाफा होने लगा कि पता नहीं मेरे बीवी मेरे बच्चे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, वो किस हालत को पहुंच गए होंगे। मैं खामोशी से अपनी बीवी को घर ले आया और मैं अगर उससे कुछ पूछा नहीं था, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो मुझे कुछ भी बताती। दूसरा, उसकी दिमागी हालत की वजह से मुझे अब उसकी किसी किस्म की बात पर यकीन नहीं था। जब सब घर वाले वापस आए तो मुझे देखकर बहुत हैरान होने लगे और नाराज हो गए। कोई मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं था। बस एक माँ ही थी जो मुझे खुद से लगाकर घड़ी देख रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको अपने हालात बताए। सभी रोते मुझसे मिलने लगे। मेरे दिल में ये था कि बस जल्दी से अपने पीछे गुजरे हालात को जान लूं ताकि बीवी की इस हालत की वजह पता चल सके, और वो वजह भी जल्द ही मेरे सामने आ गई कि किस वजह से मेरी बीवी का बच्चा पेट में ही मर गया था। मेरे लापता होने की वजह से सब इसे मनहूस कहने लगे थे, जिसकी वजह से मेरे घर वालों का सलूक भी इसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। एक दिन बेख्याली में चलते हुए वो गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर चोट आई और बच्चा भी उसके पेट में ही मर गया। लेकिन वो इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी और अपने पागलपन में खुद को पहले वाली कैफियत में लाने के लिए अपने पेट पर तकिया बांधने लगी थी। ये सब सुनते ही मैं बहुत अफसुर्दा हो गया, लेकिन ये अफसुर्दगी कुछ पल की ही थी, क्योंकि अब मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपनी बीवी को जल्द ही पहली की तरह सेहतयाब कर लूंगा और उसके साथ अपने समेत सबके अधूरे सपनों को पूरा करना था। मैंने चारों तरफ देखा, यहाँ मेरा सब अपने खुशगपियों में मसरूफ थे। एक दूसरे से दुख सुख कहकर सभी गुजरे वक्त को भूलकर अच्छे वक्त के आने की खुशी में थे।